स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः एक नए टॉपिक के साथ। इसका नाम है सूखा या इंग्लिश में जिसे ड्रॉट कहते हैं। एक कहावत, एक लाइन आपने सुना होगा, रहीमन पानी राखे बिन पानी सब सून। तो आज इसी से संदर्भित बातें यहाँ की जाएंगी। इस टॉपिक को इसी के अनुसार देखा जाएगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं ड्रॉट को। सूखा सूखा क्या है? जब जल की आपूर्ति में लंबे समय तक कमी पाई जाती है तब इसे सूखा कहा जाता है। यह आपूर्ति यह कमी सतही जल के रूप में हो सकती है, भूमिगत जल के रूप में हो सकती है, वर्षा जल के रूप में हो सकती है या किसी भी रूप में हो सकती है। तो जल का किसी न किसी कारण से अभाव की स्थिति, खास तौर से वर्षा के अभाव के कारण समस्या का उत्पन्न होना सूखा के अंतर्गत या सूखा के रूप में जाना जाता है। तो आइए और भी इसमें देखते हैं। यहाँ सूखा को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। अनिश्चित व कम वर्षा वाले भागों में वर्षा की विचलनशीलता का अधिक होना। विचलनशीलता मतलब प्राकृतिक वर्षा वाले जो क्षेत्र हैं, यह आपने देखा होगा कभी कभी यहाँ इन भूभागों में अनिश्चित वर्षा होती है, कभी कभी अतिवृष्टि की समस्या आती है, तो कभी कभी लंबे समय तक वर्षा नहीं होती है। तो जब वर्षा की विचलनशीलता, वर्षा का जो अंतराल है, वर्षा के दौरान का जो समय है, उस समय में जो वर्षा में गैप होता है, जो वर्षा एक वर्षा से दूसरी वर्षा के बीच में जब एक लंबा अंतराल पाया जाता है तब इसे वर्षा अंतराल या वर्षा की विचलनशीलता या रेनफॉल वेरिएबिलिटी इसको कहते हैं। तो अनिश्चित या कम वर्षा वाले भागों में वर्षा की विचलनशीलता का अधिक होना सूखा कहलाता है। सूखा प्रायः वैज्ञानिक दृष्टिकोण से 4 प्रकार का बताया गया है। जलवायुवीय सूखा पहला यहाँ पर दिया गया है, जलवायुवीय सूखा, क्लाइमेटिक ड्रॉट इंग्लिश में इसको कहते हैं। जब सामान्य से 25% कम वर्षा होती है तब इसे जलवायुवीय सूखा कहा जाता है, वर्षा का 25% से कम होना। इसके बाद दूसरा सूखा है जल विज्ञान संबंधी सूखा, हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट। हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट क्या होता है? जब विविध जल स्रोतों का वर्षा के बाद भी जल स्तर गिरता जाता है तब इसे हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट कहते हैं। मतलब वर्षा काल में भी नदियों का, जलाशयों का, पोखरों का, तालाबों का, झीलों का आदि जल स्रोतों का पानी निरंतर गिरते जाना हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट के रूप में जाना जाता है। इसके बाद है कृषि सूखा। कृषि सूखा जिसको इंग्लिश में कहते हैं एग्रीकल्चरल ड्रॉट। तो एग्रीकल्चरल ड्रॉट क्या होता है? एग्रीकल्चरल ड्रॉट का तात्पर्य है मृदा नमी का लगातार गिरते जाना और फसलों का मुरझाना। अर्थात फसलों का नमी के अभाव में या नमी के कारण मुरझाते जाना, यह कृषि सूखा के रूप में जाना जाता है। इसमें कितनी भी सिंचाई कीजिए, 1 हफ्ते के अंदर या तीसरे चौथे दिन के अंदर नमी समाप्त प्राय हो जाती है, बार बार इसमें सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। तो यह कृषि सूखा हो गया। इसके बाद सामाजिक आर्थिक सूखा। सामाजिक आर्थिक सूखा यह सूखे का सबसे खतरनाक रूप है, क्योंकि इससे पारिस्थितिकी और समाज पर विकट संकट की स्थिति देखने को मिलती है। जनजीवन खतरे में पड़ जाता है, जनजीवन संकट में पड़ जाता है। इससे सामाजिक आर्थिक संतुलन बिगड़ने लगता है, किसान आत्महत्या करने लगते हैं और पारिस्थितिकी पर दुष्प्रभाव पड़ने लगते हैं। जीव जंतुओं पर, वनस्पतियों पर बुरे असर देखने के लिए मिलते हैं, पशु पक्षी मरने लगते हैं। और प्रायः कभी कभी समाचारों में आपने सुना होगा किसानों की आत्महत्या, जल की कमी के कारण फसलें बर्बाद हो गई और संबंधित किसान ने या उस स्थान के, उस एरिया के किसान या किसानों ने आत्महत्या करना प्रारंभ कर दिया या किसानों ने आत्महत्या शुरू कर दिया।
तो यह सूखा सबसे खतरनाक है क्योंकि जीवन पर सबसे बड़ा संकट यह उत्पन्न करता है। तो सामाजिक आर्थिक सूखा, वैसे अगर देखा जाए तो सभी सूखा के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार जो है वह जलवायवीय सूखा होता है, अर्थात प्राकृतिक दृष्टि से वृष्टि का न होना, प्राकृतिक रूप में वर्षा का न होना, ये बाकी 3 सूखा के लिए जिम्मेदार है। इसके बाद आइए देखते हैं एक रिपोर्ट को। एक रिपोर्ट के अनुसार, अर्थात मरुस्थली रिपोर्ट चतुर्थ संस्करण के अनुसार या मरुस्थलीकरण चौथी रिपोर्ट 2011 के अनुसार देश का 69% भूभाग अर्थात 228 मिलियन हेक्टेयर भूभाग जो है वह शुष्क या अर्धशुष्क एरिया घोषित किया गया है तथा 24.8% भूभाग अर्थात 81.4 मिलियन हेक्टेयर भूमि मरुस्थलीकरण की ओर अग्रसर है, अर्थात मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया उत्तरोत्तर जारी है प्राकृतिक कारणों से या शुष्कता के कारण। यह स्थिति देश के लिए काफी खतरनाक है। इससे हम आगे मैप के जरिए देखेंगे। इसके बाद सिंचाई आयोग ने 2 प्रकार का सूखा बताया है। सिंचाई आयोग के अंतर्गत सूखा क्षेत्र 2 तरह के हैं। पहला है सूखा क्षेत्र या ड्रॉट एरिया, ऐसा स्थान या वे क्षेत्र, वे देश, वे प्रदेश जहां 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है और वहां विचलनशीलता 25% से अधिक होती है, उसे सूखा क्षेत्र सिंचाई आयोग ने घोषित किया है या उसके अनुसार इस प्रकार का क्षेत्र सूखा क्षेत्र होगा। ऐसे स्थानों के लिए DDP ड्रॉट डेवलपमेंट प्रोग्राम का संचालन किया गया है। DDP कार्यक्रम परीक्षाओं में संभवतः पूछा जा सकता है कि किस प्रकार के क्षेत्रों के लिए DDP कार्यक्रम चलाए जाते हैं। तो सूखा क्षेत्र जहां 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो, वर्षा की विचलनशीलता 25% से अधिक हो, वहां DDP कार्यक्रम चलाए जाते हैं। ड्रॉट डेवलपमेंट प्रोग्राम, सूखा विकास कार्यक्रम इसको हिंदी में बोलेंगे। इसके बाद दूसरा सिंचाई आयोग के अनुसार है सूखाग्रस्त क्षेत्र, ऐसा क्षेत्र जहां सामान्य से 75% कम वर्षा होती है और विचलनशीलता 25% के आसपास होती है या लगभग 25% होती है, उसे सूखाग्रस्त क्षेत्र कहते हैं। अंतराल यहाँ है, पहला सूखा क्षेत्र और दूसरा सूखाग्रस्त क्षेत्र, ये ध्यान देने की जरूरत है। तो सामान्य से जब 75% कम बारिश हो और विचलनशीलता 25% के आसपास हो तब इसे सूखाग्रस्त क्षेत्र कहेंगे। ऐसे क्षेत्रों के विकास के लिए DPAP कार्यक्रम संचालित किए गए हैं, ड्रॉट प्रोन एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। सूखाग्रस्त क्षेत्रों के विकास हेतु संचालित कार्यक्रम, ये कार्यक्रम कौन कौन से संचालित किए गए हैं? जल प्रबंधन की व्यवस्था की शुरुआत की गई है, सामाजिक वानिकी की शुरुआत की गई, भूमि उत्पादकता की शुरुआत या भूमि की उत्पादकता को कैसे बढ़ाया जाए इसका प्रयास किया जा रहा है, पशुपालन से जुड़े हुए कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं और आर्थिक विकास कैसे किया जाए या अर्थोन्नति कैसे की जाए इसकी तरफ ध्यान दिया जा रहा है। ऐसे कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है। तो DPAP यह कार्यक्रम संचालन संस्थाओं के द्वारा या सरकारी माध्यमों से और कुछ तो स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से इस तरह के कार्य किए जा रहे हैं। इसके बाद आइए देखते हैं जल की कमी को प्रायः अकाल के रूप में भी देखा जाता है। अकाल यह 3 रूपों में माना जाता है या 3 प्रकार का जल की कमी की वजह से 3 तरह के अकाल उत्पन्न होते हैं। ये अकाल जिन्हें त्रिअकाल कहते हैं। ये त्रिअकाल कौन कौन से हैं? त्रिअकाल अन्न व फसल की कमी या लंबे समय तक, लंबे अंतराल तक, कुछ महीनों से लेकर के कुछ सालों तक जब अन्न और फसल की लगातार कमी होने लगती है, इनका अभाव बढ़ता जाता है, तब इसे अन्न का अकाल कहते हैं। इसके बाद दूसरा अकाल है तृण अकाल। तृण अकाल क्या होता है? जब पशुओं के लिए चारा की कमी होने लगती है, पशुओं के लिए भोजन की कमी होने लगती है, तब इसे
तृण अकाल कहते हैं। इसके बाद जल अकाल, जब लंबे समय तक जलापूर्ति बाधित होने लगती है, पीने के लिए जल का संकट होने लगता है, कृषि के लिए जल संकट उत्पन्न होने लगता है, तब इसे जल अकाल कहते हैं। तो ये त्रि अकाल परीक्षाओं में पूछा जा सकता है, त्रि अकाल क्या है। तो ये 3 चीजें इसमें शामिल करनी होगी। अन्न व फसल का अकाल, तो अन्न अकाल, तृण अकाल, चारे का अभाव, और जल अकाल, जल की कमी। अब आइए देखते हैं देश के कुछ महत्वपूर्ण अकालों को। देश में कई बार भयानक अकाल पड़े हैं और इससे जुड़े हुए कुछ हास्यास्पद रूप भी देखने को मिले हैं। इसे आगे हम बताएंगे। प्रमुख अकालों में सबसे भयंकर जो अकाल माना जाता है वो पश्चिम बंगाल का अकाल था, 1770 का अकाल। ये सबसे खतरनाक माना गया। इसमें 1 करोड़ से अधिक लोगों की जान चली गई। वेस्ट बंगाल या बंगाल का अकाल। उसके बाद 1826 में अकाल पड़ा नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर पूर्व में, जिसमें 8 लाख लोग मारे गए। इसके बाद 1865 में अकाल पड़ा। 1865-66 में यह अकाल ओडिशा में पड़ा था, जिसमें 10 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी। इसके बाद 1876-77 में भारत के प्रायद्वीपीय पठारी भूभाग में प्रायद्वीपीय क्षेत्र में अकाल पड़ा था, जिसमें 55 लाख लोग मारे गए थे। इसके बाद वर्ष 1972 में अकाल पड़ा था महाराष्ट्र में, जिसमें लगभग 2.5 करोड़ लोग मारे गए। सबसे भयावह अकाल आजादी के आसपास का भी एक माना जाता है। यह समय 43-44 के आसपास का या 42-43 के आसपास का, कहीं किसी पुस्तक में मैंने पढ़ा था, जिसमें अंग्रेज प्रशासन के कुछ अधिकारी, कुछ भारतीय अधिकारी और संबंधित जो जिम्मेदार लोग थे, जिन पर जनता भी बहुत विश्वास करती थी, इन लोगों की वजह से भी बंगाल में दुर्भिक्ष पड़ा था। आदमी आदमी को ही खाने के लिए विवश होता हुआ प्रतीत होता था। और इससे भी दुर्भाग्यपूर्ण घटना ये रही कि लोग कुत्ते बिल्ली का भी आहार छीन करके खा जाते थे। इस तरह की इतनी विकट स्थिति थी। अन्न का भंडार पड़ा हुआ था गोदामों में, लेकिन अंग्रेजी प्रशासन और भारतीय अधिकारियों की मिलीभगत की वजह से, संकीर्णताओं की वजह से, निजी स्वार्थों की वजह से ये अन्न बांटे नहीं गए, जिस वजह से ये अकाल और भी भयानक होता हुआ प्रतीत हुआ। तो यह देश की स्थितियां रही हैं। कभी कभी आपने सुना होगा कि कुछ लोगों के लिए आपदा मौके के रूप में बदल जाती है। अर्थात उत्तराखंड की घटना आपको याद होगी। इस घटना में बिस्लेरी की बोतल या पानी की बोतल जो 18 से 20 रुपए में उस समय थी, 15 से 20 रुपए में रही होगी, वो 500-500 रुपए प्रति बोतल के हिसाब से बिकी थी। और वर्तमान में कोरोना की स्थितियों से भी कई प्रकार के आकलन किए जा सकते हैं। तो आज से नहीं बल्कि लंबे समय से इस तरह की परिस्थितियां देखने को मिले। कुछ समाज के बहुत स्वार्थी लोग आपदा को मौके के रूप में या अवसर के रूप में प्राप्त करते हैं, अवसर के रूप में उसका यूज करते हैं और खुद को माला माल या करोड़पति बनाने की, अरबपति बनाने की जुगत में लगे रहते हैं। तो आइए अब देखते हैं मैप के माध्यम से। यहाँ देखा जाए, सिंचाई आयोग ने जो 2 प्रकार का सूखा घोषित किया था उसे यहाँ देखें। पहला यहाँ पर है सूखा क्षेत्र और दूसरा जो डॉटेड एरिया के रूप में दिखाया गया है यह सूखाग्रस्त क्षेत्र है। तो सूखा क्षेत्र के अंतर्गत मूल रूप से जहाँ 50% यहाँ दिया गया है कि यहाँ विचलनशीलता 25% और वर्षा 25 से 50 सेंटीमीटर से कम होती है, वह नंबर 1 एरिया के रूप में दिखाया गया है। अर्थात ये राजस्थान का पश्चिमी भूभाग और कच्छ के क्षेत्र इसके अंतर्गत शामिल हैं। तो सूखा क्षेत्र। इसके बाद दूसरा एरिया जिसका विस्तार बहुत अधिक है, इसके अंतर्गत ये देखें आप, ये बेल्ट डॉटेड एरिया दिखाई गई है। ये कुछ हिस्सा बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड का भी इसमें शो किया गया है, इसे देखें। इसके अंतर्गत पंजाब, हरियाणा,
के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान का पूर्वी भूभाग, मध्य प्रदेश का पश्चिमी भूभाग और महाराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र, तेलंगाना, इसके बाद पश्चिमी घाट का पूर्वी हिस्सा और तमिलनाडु मैदान के कुछ भूभाग आते हैं। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर, पलामू और पश्चिम बंगाल का पुरुलिया और उड़ीसा का कालाहांडी क्षेत्र भी इसके अंतर्गत शामिल हैं। तो यह सूखाग्रस्त क्षेत्र के रूप में माने जाते हैं, जिन क्षेत्रों में यदा कदा सामान्य वर्षा से 75% कम वर्षा होती है और विचलनशीलता अधिक होती है। तो यह सिंचाई आयोग के अनुसार किया गया क्षेत्रीय वितरण है। इसके बाद आइए देखते हैं कि क्या सूखा से बचने का कोई उपाय है, सूखा नियंत्रण के कुछ रास्ते भी हैं। तो निश्चित रूप से प्रत्येक समस्या का कोई न कोई समाधान होता है और इसके समाधान कहीं न कहीं सरकारों से लेकर के जनमानस को ही ढूंढने होंगे, उनके लिए प्रयास करने होंगे, तभी सूखे की समस्या से निपटा जा सकता है या भविष्य में सूखे का प्रभाव कम से कमतर हो, इसके लिए उपाय देखे जा सकते हैं, अपनाए जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि उपाय क्या हो सकता है। यहाँ दिया गया है पहला उपाय, कम समय वाली फसलों की बुआई। मतलब ऐसी फसलें जब सूखा पड़े तो ऐसी दशा में इस प्रकार की फसलें बोई जाएं जो कम से कम समय में उत्पादित हों और यह भी ध्यान दिया जाए कि अन्न का उत्पादन अधिक से अधिक हो ताकि लोगों का पेट उस समय ज़्यादा से ज़्यादा भरा जा सके। इसके बाद दूसरा है जलाशयों का निर्माण और जल संचय। पिछले कुछ वर्षों से देखा जा रहा है कि सरकारों ने जलाशयों के निर्माण पर काफी जोर दिया, लेकिन एक दुर्भाग्यपूर्ण बात यह भी है कि लोगों ने जलाशयों को पाट करके या जल स्रोतों को पाट करके उस पर होटलों का निर्माण किया, उसके ऊपर मकानों का निर्माण किया या निजी स्वार्थों के चलते उसे अपने कब्जे में लेकर के उसका दुरुपयोग किया। तो यह स्थिति देश के लिए कहीं न कहीं बहुत विकट स्थिति है, सामाजिक कल्याण से परे की स्थिति है। निश्चित रूप से इसमें सुधार होने की जरूरत है, सुधार किए जाने की जरूरत है। तो जलाशयों का तेजी से निर्माण किया जाए, जलाशयों को बनाया जाए और जल संचय को प्रोत्साहन दिया जाए। इसके लिए सरकारों को पुरस्कृत करने की भी आवश्यकता है। इस तरह के कार्यक्रम, प्रोत्साहन युक्त कार्यक्रम भी चलाए जाएं। तो ये नंबर 2 हो गया। इसके बाद कृषि व सिंचाई की आधुनिक तकनीकों का विकास किया जाए। जैसा कि आपने ड्रिप सिंचाई के बारे में सुना होगा, छिड़काव सिंचाई के बारे में सुना होगा, लेकिन आज भी भारत के अधिकांश भूभाग में ट्यूबवेलों या नलकूपों से जिस तरह की सिंचाई की जाती है उसमें पानी की बहुत बर्बादी होती है। अक्सर आपने देखा होगा कि नलकूप को खोल करके, नलकूप को चला करके छोड़ दिया जाता है, खेत की क्षमता से ऊपर पानी उसमें भर जाता है और यह स्थिति कहीं न कहीं खतरनाक होती है फसलों के लिए भी और भूमिगत जल के लिए भी। तो कृषि व सिंचाई की आधुनिक तकनीकें विकसित की जाएं जिससे पौधों को केवल नमी प्राप्त हो और जल को बचाया जा सके, जल का संरक्षण किया जा सके। इसके साथ अगला है चारा बैंक व चारा प्रबंधन। जब अकाल पड़े तो उस समय सरकार की ऐसी रणनीति होनी चाहिए, समाज की ऐसी रणनीति होनी चाहिए, स्वैच्छिक संगठनों की ऐसी नीति होनी चाहिए कि पशुओं को भी उचित मात्रा में जल की आपूर्ति हो सके, चारे की आपूर्ति हो सके ताकि पशु न मरे। तो यह स्थिति है। चारा बैंक या चारा प्रबंधन की स्थिति को मेंटेन किया जा सकता है या किया जाए। इसके बाद ड्राई फार्मिंग की शुरुआत की जाए। ड्राई फार्मिंग मतलब शुष्क कृषि की शुरुआत की जाए। शुष्क कृषि अर्थात ऐसी कृषि जिसमें पानी न के बराबर लगे या बिना पानी की होने वाली जो फसलें हैं, इस प्रकार की फसलों की खोज की जाए, अनुसंधान किए जाए और पूरे भारतीय परिप्रेक्ष्य के लिए या विश्व के जो प्रभावित क्षेत्र हैं ऐसे क्षेत्रों के लिए इस तरह के सीड उपलब्ध कराए जाएं ताकि अकाल के दौरान या अन्न के संकट के दौरान इस समस्या से बचा जा सके। तो ड्राई फार्मिंग की शुरुआत की जाए। इसके बाद रूफटॉप जल संचय। रूफटॉप जल संचय, इसका मतलब यह है कि बारिश के दौरान छतों पर जो पानी आता है, गिरता है, उसका कहीं न कहीं संचय किया जाए, या तो छतों के ऊपर संचय किया जाए या कहीं और उसको नालियों के माध्यम से, पाइप के माध्यम से उसका कलेक्शन किया जाए। तो यद्यपि अभी इस दिशा में बहुत कुछ किया जाना शेष है, लेकिन खुशी की बात यह है कि नगरों में या कुछ स्थानों पर, पहाड़ी इलाकों में, जैसा कि मैंने इंटरनेट पर देखा, टीवी पर देखा, लोगों ने इसकी शुरुआत कर दिया है और यह एक सुखद
दशा है देश के लिए। आने वाले समय में यदि पूरा भारतीय समाज इस तरह की प्रणाली को अपनाने लगे तो निश्चित रूप से जल के संकट से बचा जा सकता है। जल संचय की ओर यह एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। तो जल संचय रूफटॉप के माध्यम से शुरू किया जाए, जनमानस से इसके प्रति जागरूक हो ताकि जल की कमी को, जल की आपूर्ति को संतुलित किया जा सके। सूखे के प्रभाव भी कुछ होते हैं, इसके कुछ दुष्प्रभाव पड़ते हैं। यद्यपि दुष्प्रभाव के अंतर्गत बहुत सारी बातें बताई गई, लेकिन कुछ और भी बुरे प्रभाव पड़ते हैं। जैसे लोगों का स्थानांतरण होने लगता है, पशु मरने लगते हैं, चारे की कमी होने लगती है, अन्न की कमी होने लगती है, जल की कमी होने लगती है। और ऐसा भी देखा जाता है कि बहुसंख्यक लोग एक से दूसरे स्थानों को पलायित होने के लिए बाध्य होने लगते हैं। तो निश्चित रूप से यह परिस्थितियां देश के लिए कहीं न कहीं, समाज के लिए कहीं न कहीं अच्छी नहीं मानी जाती हैं। इस दिशा में सरकारों को प्रयास करना चाहिए ताकि अकाल की परिस्थिति या जलापूर्ति की परिस्थिति से भविष्य में बचा जा सके। यद्यपि सारे कार्य सरकारों के माध्यम से नहीं किए जा सकते हैं, बल्कि इसके लिए जनमानस का भी जागरूक होना जरूरी है। जब तक जनमानस जागरूक नहीं होगा, अकेले सरकार कुछ नहीं कर सकती है। जो भी जल संचय से संबंधित कार्यक्रम चलाए गए हैं, जल संरक्षण से संबंधित कार्यक्रम चलाए गए हैं, निश्चित रूप से जनता के सहयोग या नागरिकों के सहयोग की अपेक्षा की जाती है। तो सूखा से बचने के ये तमाम उपाय, तमाम रास्ते, तमाम तरीके यहाँ पर बताए गए। धन्यवाद। शेष बात।